हे एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू लर्न टू कम्पीट। माय नेम इज अदिल सिंह ठाकुर और आज हम करने वाले हैं क्लास 12th इकोनॉमिक्स एमसीक्यू सीरीज की 8 वीडियो। हर वीडियो के लिए इसमें भी 20 क्वेश्चन रहेंगे, 10 फ्रॉम मैक्रो इकोनॉमिक्स और 10 फ्रॉम इंडियन इकोनॉमी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले लास्ट क्वेश्चन एक बार डिस्कस कर लेते हैं जो पिछली वीडियो का था। असर्शन कह रहा है चाइना हैज़ डन बेटर देन इंडिया एंड पाकिस्तान एज इट इज़ ए सोशलिस्ट इकोनॉमी। ये बात बिल्कुल सही है। चाइना इंडिया और पाकिस्तान से बेटर इसलिए कर पाया क्योंकि यहाँ पे सब डिसीजन कौन ले रही थी? गवर्नमेंट ले रही थी। ओके, इसका रीज़न दिया है इन सोशलिज्म गवर्नमेंट कैन इम्प्लीमेंट पॉलिसी विच आर इंटरेस्ट ऑफ द पीपल। ये भी बिल्कुल सही है। सोशलिज्म में क्या होता है? गवर्नमेंट कोई भी पॉलिसी इम्प्लीमेंट कर सकती है जब मर्जी चाहे, जबकि इंडिया और पाकिस्तान के केस में जो मेन डिसीजन मेकर है वो पब्लिक है। ठीक है, जबकि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे गवर्नमेंट ने जो डिसीजन ले लिया वो फाइनल होगा, लेकिन इंडिया के केस में ऐसे नहीं है। इंडिया और पाकिस्तान डेमोक्रेसी मानी जाती हैं। ओके, पाकिस्तान के केस में फिर भी कह सकते हैं कि वहाँ पे मिलिट्री रूल चलता है, लेकिन इंडिया के केस में डेमोक्रेसी को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। तो इंडिया के केस में ऐसा नहीं है कि आप जो मर्जी चाहें वो रूल लागू कर सकते हैं, लेकिन सोशलिज्म के केस में जहाँ पे सब कुछ गवर्नमेंट कंट्रोल करती है वहाँ पे गवर्नमेंट जो मर्जी चाहे रूल इंप्लीमेंट कर सकती है। तो यहाँ पे असर्शन एंड रीजन दोनों ट्रू हो जाएगा और रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन की। यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ड्यूरिंग जनवरी टू नवंबर 2007 इंडिया एक्सपीरियंस ए राइज इन ओवरसीज इन्वेस्टमेंट अमाउंटिंग टू नेट $18.8 बिलियन ऑफ स्टॉक्स एंड बॉन्ड। यानी जनवरी से नवंबर 2007 के बीच में इंडिया में इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा आई थी स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स में, जो कि कितनी थी? $18.8 बिलियन। दिस विल बी रिकॉर्डेड इन विच अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। देखिए, ये हमें पता है कि ये जो इन्वेस्टमेंट है ये फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट का पार्ट है। ठीक है, अब हमें पता है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट किस में आता है? कैपिटल अकाउंट में आता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज डिसाइडेड टू वैक्सीनेट द अडल्ट पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया कि वो अडल्ट जितनी भी पॉपुलेशन है उन्हें कोवैक्सीन और कोविशील्ड की वैक्सीन लगाएंगे विदाउट एनी चार्ज, और उसके बदले में उनसे कोई पैसे भी नहीं लेंगे। दिस वुड बी कैटेगराइज्ड एज। देखिए, एक बात तो सही है कि यहाँ पे एक्सपेंडिचर हो रहा है। ओके, तो ये रेवेन्यू नेचर इनकम और कैपिटल नेचर इनकम तो ऑप्शन से बाहर हो गया। तो बात हो रही है ये सिर्फ एक्सपेंडिचर की। ओके, अब ये जो एक्सपेंडिचर है, ना तो इस एक्सपेंडिचर से गवर्नमेंट की लायबिलिटी कम हो रही है, ठीक है, ना ही कोई एसेट क्रिएशन हो रहा है। ठीक है, ना तो गवर्नमेंट की लायबिलिटी कम हो रही है और ना ही कोई एसेट क्रिएशन हो रहा है। तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है, ये रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है डिमांड डिपॉजिट इंक्लूड्स डैश एंड डैश। देखिए, डिमांड डिपॉजिट्स में होते हैं सेविंग अकाउंट डिपॉजिट, फिक्स अकाउंट डिपॉजिट नहीं होती, क्योंकि डिमांड डिपॉजिट वो डिपॉजिट है जिन्हें जब मर्जी चाहे कस्टमर निकाल सकता है बैंक से। ओके, तो सेविंग अकाउंट डिपॉजिट उसका पार्ट होते हैं, करंट अकाउंट डिपॉजिट उसका पार्ट होते हैं। पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट को भी इतना लिक्विड नहीं माना जाता। तो डिमांड डिपॉजिट में दो आते हैं, सेविंग अकाउंट डिपॉजिट और करंट अकाउंट डिपॉजिट, यानी कि फर्स्ट एंड थर्ड जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है इन्वेंट्री इज ए डैश कंसेप्ट वेयर चेंज इन इन्वेंट्री इज ए डैश कंसेप्ट। देखिए, हमें पता है इन्वेंट्री जो होती है वो स्टॉक कंसेप्ट है, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे आप निकाल सकते हैं। चेंज इन इन्वेंट्री किसी पीरियड की बात करता है कि किसी टाइम पीरियड में इन्वेंट्री में कितना चेंज आया। अब क्योंकि यहाँ पे टाइम पीरियड की बात हो रही है इसीलिए फ्लो कंसेप्ट है। ओके, तो यहाँ पे स्टॉक एंड फ्लो आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following situations of the government budget is represented in the image below? नीचे दी गई इमेज में कौन सी गवर्नमेंट बजट की सिचुएशन बताई जा रही है? देखिए, यहाँ पे साफ पता लग रहा है कि एक्सपेंसेस गवर्नमेंट के ज़्यादा हैं अर्निंग से, और हमें पता है जब गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस ज़्यादा हो अर्निंग से तो वो केस होता है बजट डेफिसिट का। तो ये जो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। बैलेंस बजट कब होता है? जब एक्सपेंसेस और अर्निंग एक दूसरे के इक्वल हो जाए। बजट सरप्लस कब होता है? जब अर्निंग ज़्यादा हो और एक्सपेंसेस कम हो। ठीक है, अब यहाँ पे क्योंकि एक्सपेंसेस ज़्यादा है अर्निंग कम है तो ये बजट डेफिसिट की सिचुएशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द मिसिंग फिगर एंड चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। ठीक है, मिसिंग फिगर क्या है? पहला फिगर है ये जिसमें हमें सेविंग बतानी है, हमें कंजम्पशन दी हुई है 240, हमें एग्रीगेट सप्लाई दी हुई है 200, और हमें पता है एग्रीगेट सप्लाई किसके इक्वल होती है? कंजम्पशन प्लस सेविंग की इक्वल होती है। अब एग्रीगेट सप्लाई अगर 200 है और कंजम्पशन हमारी 240 है तो सेविंग कितनी हो जाएगी? सेविंग हो जाएगी हमारी -40, यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आप इनकम से ज़्यादा
कंजम्पशन कर रहे हैं, हमें पता है एग्रीगेट सप्लाई किसके इक्वल होती है, इनकम की। आप इनकम से ज़्यादा कंजम्पशन कर रहे हैं तो क्या कर रहे होंगे आप, डिस सेविंग कर रहे होंगे, तो सेविंग आ जाएगी हमारी -40, जो कि ऑप्शन ए, टी और ऑप्शन डी में दिया हुआ है। ओके, बी ऑप्शन हमारा आउट हो गया। सेकेंड है, हमसे कंजम्पशन पूछी गई है, सेविंग 0 है और आपकी एग्रीगेट सप्लाई 400 है, और हमें पता है एग्रीगेट सप्लाई किसके इक्वल होती है, कंजम्पशन प्लस सेविंग। अगर सेविंग 0 है तो एग्रीगेट सप्लाई किसके इक्वल हो जाएगी, कंजम्पशन की। और एग्रीगेट सप्लाई है 400 तो कंजम्पशन कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन 1 में नहीं दिया हुआ है। किस में दिया हुआ है, ऑप्शन सी में दिया हुआ है, ऑप्शन डी में दिया हुआ है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, एग्रीगेट सप्लाई निकालना है, और एग्रीगेट सप्लाई हमें पता है कंजम्पशन प्लस सेविंग के इक्वल होती है, तो 560 + 40 ये हो जाएगा 600, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है, ऑप्शन डी में नहीं दिया हुआ है, तो ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट हो गया। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये 720 कैसे आया है, क्योंकि हमें फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे ये पूछा गया है कंजम्पशन, और हमें पता है कंजम्पशन क्या होती है, एग्रीगेट सप्लाई से अगर आप सेविंग को निकाल देंगे, क्योंकि एग्रीगेट सप्लाई किसके इक्वल है, कंजम्पशन प्लस सेविंग। और अगर आपने कंजम्पशन निकालनी है तो आप क्या करेंगे, एग्रीगेट सप्लाई माइनस सेविंग इज इक्वल टू में कंजम्पशन, और एग्रीगेट सप्लाई है 800 माइनस सेविंग है 80, तो कंजम्पशन आ जाएगी 720, जो कि यहाँ दिया गया है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। 7th क्वेश्चन कह रहा है, इन्फ्लेशनरी गैप शोज द मेजरमेंट ऑफ डेफिसिट डिमांड। ये गलत है। इन्फ्लेशनरी गैप क्या बताता है, एक्सेस डिमांड बताता है, क्योंकि एक्सेस डिमांड का क्या मतलब हुआ, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, ये हमारी है एग्रीगेट सप्लाई का और ये हमारी है एग्रीगेट डिमांड का। ओके, अब एग्रीगेट डिमांड में हम ये मान लेते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम इनकम। ठीक है, ये है हमारा इक्विलिब्रियम। कौन सा इक्विलिब्रियम है, ये फुल एम्प्लॉयमेंट। अब इन्फ्लेशनरी गैप किसे कहेंगे, अगर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम से ज़्यादा हो जाए हमारी एग्रीगेट डिमांड, ये मान लेते हैं हमारी नई एग्रीगेट डिमांड है जिसे हम 81 मान लेते हैं, तो ये है हमारा इन्फ्लेशनरी गैप। ठीक है, और ये इन्फ्लेशनरी गैप क्या दिखा रहा है, एक्सेस डिमांड दिखा रहा है, यानी हमारी डिमांड जो है एक्सेस में हो गई है, ज़्यादा हो गई है, किससे, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड से। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। इन्फ्लेशनरी गैप जो है वो एक्सेस डिमांड दिखाता है, डेफिसिट डिमांड नहीं दिखाता। ओके, ड्यूरिंग रिसेशन एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसीज फॉलोड बाय द गवर्नमेंट। देखिए, रिसेशन क्या सिचुएशन होती है, रिसेशन वो सिचुएशन होती है जब एटलीस्ट 2 क्वार्टर तक हमारी जीडीपी जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाए। और जीडीपी डिक्रीज होने का क्या मतलब है, जीडीपी डिक्रीज होने का मतलब है हमारी इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड कम चल रही है। एग्रीगेट डिमांड कम चलेगी तभी हमारा प्रोडक्ट कम बनेगा और हमारी जीडीपी कम हो जाएगी। तो एटलीस्ट 2 क्वार्टर तक जब हमारी जीडीपी डिक्रीज होना शुरू हो जाती है तो उसे हम रिसेशन कहते हैं, और यही चीज़ अगर 1 साल तक चल जाए या 1 साल से ज़्यादा चल जाए तो उसे डिप्रेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये रिसेशन की सिचुएशन में गवर्नमेंट क्या करती है, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी फॉलो करती है। और एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी का क्या मतलब है, गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर इंक्रीज कर देगी। अब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज करने से क्या होगा, गवर्नमेंट जब एक्सपेंडिचर इंक्रीज करेगी इसका मतलब है गवर्नमेंट इकोनॉमी में डिमांड बढ़ा रही है। अगर गवर्नमेंट कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगी, मान लीजिए हॉस्पिटल बना रही है, स्कूल्स बना रही है, तो इससे क्या होगा, उसे बनाने के लिए गवर्नमेंट को खर्चा करना पड़ेगा, यानी डिमांड गवर्नमेंट इकोनॉमी में इंक्रीज करेगी, इनकम लोगों की इंक्रीज होगी, जिससे आर्टिफिशियल डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, और इकोनॉमी रिसेशन से बाहर आना शुरू हो जाएगी। या फिर गवर्नमेंट क्या कर देती है, टैक्स कम कर देती है, और टैक्स कम करने से क्या होगा, लोगों की इनकम इंक्रीज हो जाएगी, डिस्पोजेबल। ठीक है, और जब इनकम इंक्रीज हो जाएगी लोग ज़्यादा डिमांड करेंगे, और डिमांड इंक्रीज होने से इकोनॉमी रिसेशन से बाहर आ जाएगी। तो सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। रिसेशन के टाइम में क्या होता है, गवर्नमेंट एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी फॉलो करती है। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। 8th क्वेश्चन कह रहा है, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ टैक्स रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट। इनमें से कौन सा टैक्स रेवेन्यू नहीं है गवर्नमेंट के लिए। देखिए, वेल्थ टैक्स बिल्कुल सही है, टैक्स रेवेन्यू है गवर्नमेंट के लिए। वेल्थ टैक्स का क्या मतलब होता है कि आपकी जो टोटल वेल्थ है उस पर आप जो टैक्स दे रहे हैं। इनकम टैक्स भी एक तरह से गवर्नमेंट के लिए टैक्स रेवेन्यू है। कॉर्पोरेट टैक्स जो है वो भी गवर्नमेंट के लिए टैक्स रेवेन्यू है। कॉर्पोरेट टैक्स लगाया जाता है फर्म्स के ऊपर, इनकम टैक्स लगाया जाता है इंडिविजुअल्स के ऊपर। स्पेशल असेसमेंट टैक्स क्या होता है, ये नॉन टैक्स रेवेन्यू होता है। स्पेशल असेसमेंट का क्या मतलब है, मान लीजिए किसी एरिया में आपकी शॉप है या कोई घर है, ठीक है, और वहाँ से अगर फ्लाईओवर बन गया, ठीक है, या वहाँ पे रोड बन गई अच्छी, तो उससे क्या होगा, आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। तो उसके लिए गवर्नमेंट क्या है, कुछ फी आपको चार्ज करती है। उस फीस को हम कहते हैं स्पेशल असेसमेंट। जब किसी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट की वजह से आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो गवर्नमेंट को आपको कुछ फीस देनी पड़ती है, ठीक है, ताकि गवर्नमेंट उस प्रोजेक्ट को बनाने का खर्चा वहाँ से कवर कर सके। तो वहाँ के लोगों को आप कुछ फीस पे करनी पड़ती है, जिसे स्पेशल असेसमेंट कहते हैं हम, और ये नॉन टैक्स रेवेन्यू का पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, इन केस ऑफ करेंसी अप्रिसिएशन
करेंसी हमारी अप्रिशिएट कर गई है, मतलब कि अगर मान लीजिए पहले $1 इज इक्वल टू में 80 रुपीज़ था, तो अब $1 इक्वल टू में 70 रुपीज़ है। ठीक है, ये एक हाइपोथेटिकल हमने एग्जाम्पल लिया है, इसे हम कहते हैं करेंसी अप्रिशिएशन। द डोमेस्टिक करेंसी बिकम, इसमें डोमेस्टिक करेंसी क्या हो जाती है, मोर वैल्यूएबल हो जाती है। ठीक है, यानी हमारी करेंसी की वैल्यू बढ़ गई। पहले $1 के बदले में हमें 80 रुपीज़ देने पड़ते थे, अब $1 के बदले में सिर्फ 70 रुपीज़ देने पड़ रहे हैं, यानी हमारी करेंसी क्या है, ज़्यादा वैल्यूएबल हो गई है। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज नॉट रिलेटेड विद बैंकिंग सिस्टम, इनमें से कौन सा बैंकिंग सिस्टम से रिलेटेड नहीं है। बैंक रेट बिल्कुल सही बात है, बैंकिंग सिस्टम से रिलेटेड है। क्रेडिट क्रिएशन ये कमर्शियल बैंक के द्वारा किया जाता है, ये भी बैंकिंग सिस्टम से रिलेटेड है। कैश रिजर्व रेशो, वो रिजर्व जो हमारे बैंक जो है आरबीआई के पास रखते हैं, वो भी बैंकिंग सिस्टम से रिलेटेड है। फिस्कल डेफिसिट हमारा बैंकिंग से रिलेटेड नहीं है। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, बोरोइंग के इक्वल होता है, यानी हमारी गवर्नमेंट कितनी बोरोइंग कर रही है। आप लोगों को पता होगा फिस्कल डेफिसिट आप कैसे निकालते हैं, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। ठीक है, ये आपने पढ़ा हुआ है। या फिर फिस्कल डेफिसिट आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, रेवेन्यू डेफिसिट प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस कैपिटल रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, यानी बोरोइंग को हटा के जितनी भी आपको कैपिटल रिसीट मिली है, ठीक है, उसे हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर में से घटाना है, प्लस हमने रेवेन्यू डेफिसिट को ऐड कर देना है। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा। अब ये जो क्वेश्चन थे, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स के 10 क्वेश्चन थे जो हमने किए। अब हम करने वाले हैं इंडियन इकोनॉमी के 10 क्वेश्चन। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, मॉडर्नाइजेशन एज ए प्लानिंग ऑब्जेक्टिव रेफर टू द यूज ऑफ न्यू एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी इन प्रोडक्शन प्रोसेस। ठीक है, मॉडर्नाइजेशन का क्या मतलब है, आप प्लानिंग ऑब्जेक्टिव में मॉडर्नाइजेशन डाल रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि आप नए और मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ करना चाहते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस में। इस स्टेटमेंट से आप क्या समझते हैं, जो मॉडर्नाइजेशन और प्लानिंग ऑब्जेक्टिव है हमारा, इनमें से कौन सा उसका कंपोनेंट है। तो यहाँ पे दोनों कंपोनेंट हो जाएंगे, पहला टेक्नोलॉजी को मॉडर्नाइज करना, दूसरा आउटलुक को मॉडर्नाइज करना, लोगों का नजरिए को मॉडर्नाइज करना। ठीक है, क्योंकि टेक्नोलॉजी आप तभी मॉडर्न यूज़ कर सकते हैं जब आप आउटलुक चेंज कर पाएंगे। तो यहाँ पे जो आंसर होगा ये ऑप्शन सी हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। Some economists argue that debt waiver schemes are extremely beneficial to the poor and marginalized farmers, as this scheme reduce the burden of, इसका आंसर हो जाएगा indebtedness, यानी कर्जदारी से छुटकारा दिला देती है जो गवर्नमेंट की डेट वेवर के लिए स्कीम है। तो कुछ इकोनॉमिस्ट कहते हैं जो डेट वेवर करती है गवर्नमेंट, जो कर्ज माफ़ कर देती है, इन स्कीमों का फ़ायदा हो जाता है क्योंकि जो मार्जिनाइज फार्मर है और जो पुअर फार्मर है, नहीं छोटे हमारे जो किसान हैं, उनका बर्डन कम हो जाता है कर्ज माफ़ी की वजह से। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। पर्सनल एक्सपेंडिचर इसमें नहीं आएगा, पर्सनल एक्सपेंडिचर के बर्डन को हम इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे, ना ही टेक्निकल एजुकेशन और ट्रेनिंग को इसमें इंक्लूड करेंगे। जो गवर्नमेंट की कर्ज माफ़ी वाली स्कीम है उससे छोटे जो किसान हैं उनको फ़ायदा ये हो जाता है कि उनकी जो कर्जदारी है वो ख़त्म हो जाती है, जिसकी वजह से उनका कुछ बर्डन कम हो जाता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन स्टेटमेंट आर करेक्ट विद रिगार्ड टू कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। इसमें से कौन सी जो स्टेटमेंट है वो ठीक है कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर को लेके। हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपने बताना है कि किसे आप कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर कहेंगे। प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन ये नहीं है, दैट इज सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। ठीक है, जब हम सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर की बात करते हैं तब हम बात करते हैं प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। सेकेंड ऑप्शन कह रहा है प्रोडक्शन ऑफ कैश क्रॉप इंस्टेड ऑफ फूड क्रॉप। ये बिल्कुल सही है, आप कैश क्रॉप उगाना शुरू कर देते हैं फूड क्रॉप्स की जगह, उसे हम कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर कहेंगे। प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स फॉर सेल इन द मार्केट, ये भी बिल्कुल सही है, जब आप मार्केट में बेचने के लिए क्रॉप्स उगा रहे हैं तो आप कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर कहते हैं। कमर्शलाइजेशन इंप्रूव द इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ फार्मर, ये गलत है। कमर्शलाइजेशन में इन्होंने पूछा है कि कौन सा कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर है, उन्होंने ये नहीं पूछा कि कमर्शलाइजेशन के फायदे क्या हैं। तो इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना आपने, यहाँ पे ये जो ऑप्शन है ये इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये ऑप्शन ये नहीं बता रहा कि कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर क्या है, ये ऑप्शन बता रहा है कि कमर्शलाइजेशन के फायदे क्या हैं। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन सेकंड और ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाइना हैज़ द लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी अमंग द 3 नेशन। इंडिया, पाकिस्तान और चाइना की बात हो रही है यहाँ पे, तो इन तीनों नेशन में चाइना के पास जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो सबसे कम है। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, हमने पहले भी क्वेश्चन कर लिया है। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन कभी रिपीट हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, व्हाट आर द पॉसिबल रीजन फॉर दिस। तो चाइना की पॉपुलेशन डेंसिटी लोएस्ट है तीनों देशों में, उसके क्या रीज़न है। पहला बिल्कुल सही है, चाइना की ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन कम है, ये लॉ की जगह लो हो जाएगा।
चाइना की पॉपुलेशन ग्रोथ लो है क्योंकि चाइना वन चाइल्ड पॉलिसी लेके आया था, तो सेकंड ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। और तीसरा, चाइना के पास ज्योग्राफिकल एरिया भी इंडिया और पाकिस्तान के कंपैरिजन में ज़्यादा है, इसीलिए चाइना की पॉपुलेशन डेंसिटी कम है। पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है, किसी एक स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन बिटवीन द फॉलोइंग। अब इनमें से हमने करेक्ट कॉम्बिनेशन बताना है। पहला है NCERT, इसके आगे दिया हुआ है टेक्स मेजर फॉर प्रमोशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन। ये गलत है, NCERT का लेना होता है स्कूल एजुकेशन से, ना कि यूनिवर्सिटी एजुकेशन से। इग्नू, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, इम्प्लीमेंट पॉलिसी इन केस ऑफ स्कूल एजुकेशन, ये भी गलत दी हुए हैं, ये आना चाहिए था NCERT के केस में, ठीक है। UGC, रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंट्रोडक्शन एंड प्रमोशन ऑफ ओपन यूनिवर्सिटी, ओपन यूनिवर्सिटी की बात ये नहीं करता, ओपन यूनिवर्सिटी की बात करता है इग्नो। तो यहाँ पे जो तीनों ऑप्शन दिए हुए हैं ये तीनों इनकरेक्ट दिए हुए हैं, तो यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा वो नन ऑफ दीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑब्जर्व द पिक्चर गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे जैसे हेल्थ पे और न्यूट्रिशन पे खर्चा हो रहा है वैसे वैसे हमारा जो इंडिविजुअल है वो रुपए को ऊपर लेके जा रहे हैं, मतलब कि इसका मतलब क्या हुआ, हमारी जो GDP है वो इंक्रीज हो रही है। तो ऑप्शन ये हमें कह रहा है इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल रीइंफोर्स GDP, यानी कि अगर ह्यूमन कैपिटल में आप इन्वेस्ट करेंगे तो उसकी वजह से हमारी GDP जो है वो इम्प्रूव होती है, रीइंफोर्स होती है, मजबूत होती है। तो ये बिल्कुल सही है, जैसे जैसे आप देख रहे हैं पिक्चर बता रही है हमें, जैसे हेल्थ और न्यूट्रिशन पे आप इन्वेस्टमेंट करे जा रहे हैं वैसे ये पेड़ इंक्रीज होता जा रहा है। पेड़ में क्या है, ह्यूमन कैपिटल हमारी इंक्रीज होती जा रही है और जिसकी वजह से हमारे जो GDP है वो बढ़ रही है, तो ये बिल्कुल सही है। सेकेंड स्टेटमेंट कह रही है हेल्थ इज द ओनली कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, ये गलत हो जाएगा। हेल्थ सिर्फ अकेला कंपोनेंट नहीं होता है ह्यूमन डेवलपमेंट का, हेल्थ के साथ साथ और भी बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल एजुकेशन, फॉर एग्जांपल स्किल्स, फॉर एग्जांपल ट्रेनिंग, तो ये सब ह्यूमन डेवलपमेंट के कंपोनेंट है। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है कि हेल्थ इज द ओनली कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, human capital consider education and health as a means to increase labor productivity, whereas human development consider that they are necessary for human well-being। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। क्या कह रही है ये कि ह्यूमन कैपिटल क्या कंसिडर करती है, ह्यूमन कैपिटल का मतलब होता है कि आप एजुकेशन और हेल्थ के माध्यम से लेबर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर सकते हैं। ये बिल्कुल सही बात है। कैसे, अगर कोई पर्सन एजुकेटेड होगा तो उसके अंदर ज़्यादा स्किल्ड होगी, अगर वो हेल्दी होगा तो वो ज़्यादा प्रोडक्टिव होगा, हेल्दी पर्सन ज़्यादा प्रोडक्टिव होगा एज कम्पेयर टू कोई बीमार पर्सन है, ठीक है। तो एजुकेटेड पर्सन जो होते हैं उनकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है, तो अगर आप एजुकेशन और हेल्थ पे खर्चा करेंगे तो लेबर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। वेयर एज ह्यूमन डेवलपमेंट कंसिडर दैट दे आर नेसेसरी फॉर ह्यूमन वेलबींग। तो ह्यूमन कैपिटल किसकी बात कर रही है, सिर्फ लेबर प्रोडक्टिविटी की बात कर रही है। ह्यूमन कैपिटल का क्या मतलब है, एजुकेशन और हेल्थ पे खर्चा कीजिए, उससे ह्यूमन कैपिटल बनेगी और उससे लेबर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। ह्यूमन डेवलपमेंट का क्या मतलब है, ह्यूमन डेवलपमेंट का मतलब है कि जैसे ही लेबर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी आप इनकम और ज़्यादा इंक्रीज करेंगे, इनकम इंक्रीज करेंगे, उनका इकोनॉमिक स्टेटस इंक्रीज होगा। साथ ही साथ अगर वो एजुकेटेड होंगे तो वो वेल इन्फॉर्म्ड होंगे, हेल्दी होंगे, तो इनका एक तरीके से वेल बींग इंक्रीज होगा। तो ह्यूमन डेवलपमेंट में सब कुछ आ जाता है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट कंसिडर दैट दे आर नेसेसरी फॉर ह्यूमन वेल बींग। तो ह्यूमन डेवलपमेंट किसकी बात करता है कि एजुकेशन और हेल्थ जो है वो लेबर प्रोडक्टिविटी के लिए हेल्पफुल नहीं है बल्कि ह्यूमन वेल बींग के लिए भी जरूरी है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। ह्यूमन कैपिटल ब्रिंग्स अबाउट क्वांटिटेटिव इंप्रूवमेंट इन लेबर फोर्स, ये गलत है। ह्यूमन कैपिटल ब्रिंग्स क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट इन लेबर फोर्स, ओके। क्योंकि ह्यूमन कैपिटल का क्या मतलब है, आपकी स्किल्स इंक्रीज हो रही हैं, ठीक है, आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, जो कि एक क्वालिटेटिव कंसेप्ट है, ठीक है। तो ह्यूमन कैपिटल ब्रिंग्स क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट इन लेबर फोर्स, नॉट क्वांटिटेटिव इंप्रूवमेंट। तो ये गलत दिया हुआ है यहाँ पे, इसलिए स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट हो जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है डैश करेक्टली रिलेट टू द चाइनीज इकोनॉमी, इनमें से कौन सा चाइनीज इकोनॉमी से रिलेट करता है। पहला है वेरी हाई फर्टिलिटी रेट, ये गलत है। चाइना की पॉपुलेशन अब कम हो रही है क्योंकि फर्टिलिटी रेट जो है वो कम हो रहा है। ग्रोथ ड्यू टू सर्विस सेक्टर, ये भी इनकरेक्ट है। यहाँ पे चाइना की ग्रोथ का मेन रीजन था मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, और इसे करेक्ट कर लीजिएगा, एक बार हमने क्वेश्चन में ये मिस्टेक कर दी थी। अगर वो पूछ रहा है चाइना की इकोनॉमी की ग्रोथ का रीजन क्या था तो वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर था। अगर वो पूछ रहा है इस टाइम प्रेजेंट टाइम में चाइना की GDP में सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन किसका है, तो आएगा सर्विस सेक्टर का आएगा। पर अगर वो पूछ रहा है चाइना की ग्रोथ का मेन रीजन क्या है, तो वो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो चाइना की ग्रोथ का मेन रीजन था। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है डैश रेफर टू द मैक्सिमम साइज ऑफ लैंड होल्डिंग दैट एन एग्रीकल्चर हाउस होल्ड कैन ऑन। जब आप
एग्रीकल्चर हाउस होल्ड कितनी ज़मीन रख सकते हैं, उस पर मैक्सिमम साइज़ डिसाइड कर दें कि एक सिंगल पर्सन जो है वो कितनी मैक्सिमम लैंड अपने अंडर रख सकता है, कितनी लैंड को ओन कर सकता है, तो उसे हम लैंड सीलिंग कहते हैं, जो गवर्नमेंट द्वारा, इंडियन गवर्नमेंट द्वारा लगाई गई थी जब वो लैंड रिफॉर्म्स लेके आए थे। ठीक है, तो उसे लैंड सीलिंग का नाम दिया जाता है कि एग्रीकल्चर हाउस होल्ड जो है वो मैक्सिमम कितनी लैंड ओन कर सकते हैं, कितनी लैंड के मालिक हो सकते हैं, इसे हम लैंड सीलिंग का नाम देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बी सेफ, कीप लर्निंग। जय हिंद, धन्यवाद।